इंडेक्सिंग वाला जो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, मगर उसका टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग डिस्कस करनी बाकी थी, तो वो टॉपिक मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंडेक्सिंग में लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। टाइप ऑफ इंडेक्सिंग में कौन कौन सी हमारी इंडेक्सिंग है। तो हमारी मेन जो टाइप है वो है हमारी पहली प्राइमरी इंडेक्सिंग, दूसरा है हमारा क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग, थर्ड वन है हमारी सेकेंडरी इंडेक्सिंग। तो बेसिकली ये तीनों टाइप की जो इंडेक्सिंग है, वो तीनों टाइप की इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं। इंडेक्सिंग का मेनली यूज होता है, जो लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। इंडेक्सिंग का जो मेन यूज होता है वो आपका होता है कि हमारा जहाँ पर टाइम कम से कम लगे। जैसे कि आप कोई भी बुक है, बुक में आप देखते हो इंडेक्सिंग जो है वेरी फर्स्ट पेज पे होती है। तो जो इंडेक्सिंग का मेन पर्पज हमारा यही है कि हमारा टाइम कम से कम लगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये इंडेक्सिंग वाला पार्ट कर रहे हैं। तो पहला पार्ट है हमारा प्राइमरी इंडेक्सिंग। प्राइमरी इंडेक्सिंग क्या होता है? बेसिकली प्राइमरी इंडेक्सिंग नाम से पता चल रहा है कि ये, देखिए, दो टाइप की हमारी मेमोरी होती है। एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी और एक होती है इंडेक्सिंग मेमोरी। ठीक है, तो कोई भी इंडेक्सिंग हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जो ये मेन फाइल होती है या मेन जो हमारा सीपीयू होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी भी हम बोल सकते हैं। जो हमारा स्टोरेज होता है ब्लॉक की फॉर्म में, ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, इस तरह से ब्लॉक नंबर 3 है, ब्लॉक नंबर 4 है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर होता है इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल में दो चीज होती है, एक तो होता है आपका की और एक होता है ब्लॉक पॉइंटर। ब्लॉक पॉइंटर मतलब जो ब्लॉक को पॉइंट आउट करता है। यहाँ पर की वैल्यू होती है, की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सेकंड की वैल्यू होगी, ये इसको ब्लॉक को पॉइंट आउट करेगा। थर्ड की वैल्यू होगी, इस B3 को करेगा। इस तरह से हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इंडेक्सिंग बेसिकली हमारा किस लिए यूज होता है? प्राइमरी इंडेक्सिंग सबसे पहली चीज ये होती है मेन फाइल। सॉरी, मेन फाइल होती है हमारी ये। जो मेन फाइल है ना, सबसे पहले प्राइमरी इंडेक्सिंग कहाँ पर एप्लीकेबल होगा कि मेन फाइल जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सबसे पहला जो काम है, प्राइमरी इंडेक्सिंग वहीं पर यूजफुल है। कहाँ पर? जहां पर मेन फाइल सबसे पहले सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड होने का मतलब क्या है? जैसे कि आपके मान के चलो, ये आपका एक डाटाबेस है, तो डाटाबेस में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट है आपका आईडी, नेम, रोल नंबर छोड़ो, एज है मान के चलो, और एड्रेस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की का मतलब क्या है? इसके अकॉर्डिंग हमने डेटाबेस में वैल्यू को शॉर्ट किया। जैसे कि आप देखते होंगे एक एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। उन नंबर ऑफ कॉलम में जो पहला कॉलम होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी इंडेक्सिंग वहीं पर यूजफुल है जहां पर मेन फाइल सबसे पहले शॉर्टेड होना चाहिए। जैसे कि आईडी है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 इस तरह से शॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। नेम किसी भी ऑर्डर में हो, एज किसी भी ऑर्डर में हो, और एड्रेस किसी भी ऑर्डर में हो। तो सबसे पहला पॉइंट होता है मेन फाइल जो है वो शॉर्टेड होनी चाहिए। दूसरा है प्राइमरी की को हम एज ए एंकर एट्रीब्यूट यूज करते हैं। प्राइमरी की दैट विल बी यूज एज एन एंकर एट्रीब्यूट। एंकर एट्रीब्यूट का मतलब है जो ये की एट्रीब्यूट है इसको एंकर एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं। ये जो की एट्रीब्यूट है, तो प्राइमरी की जो है दैट विल बी यूजफुल एज ए एंकर एट्रीब्यूट। इसी को हम बोलते हैं सर्च की, इसी के अकॉर्डिंग हमारी सर्चिंग होगी। ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, इंडेक्सिंग किस लिए यूज करते हैं। देखिए, इंडेक्सिंग में हम सारी इंफॉर्मेशन ना स्टोर करके हम कुछ ही इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। दो ही मेन इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है आपकी एंकर एट्रीब्यूट जिसको हम की एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं, एक होता है ब्लॉक पॉइंटर, या इसको हम बोल देते हैं कि पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर की वैल्यू।
तो ये होता है हमारे, दो चीज होती है हमेशा किसी भी इंडेक्सिंग फाइल में हमारे, एक तो एंकर एट्रीब्यूट होगा और एक होगा हमारा ब्लॉक पॉइंटर। तीसरा है यहाँ पर जो मैंने दो टाइप की इंडेक्सिंग कराई थी, ये इंडेक्सिंग है आपकी स्पार्स इंडेक्सिंग की। स्पार्स इंडेक्सिंग क्या होती है, दो टाइप से आपकी इंडेक्सिंग होती है, एक होता है स्पार्स और एक होता है डेंस। ठीक है, स्पार्स इंडेक्स क्या होता है, स्पार्स इंडेक्स होता है आपका, यहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जांपल वैल्यू स्टोर है यहाँ पर ब्लॉक की फॉर्म में, ये पहला ब्लॉक है, मान के चलो ये 1 2 3, यहाँ पर वैल्यू है 4 5, यहाँ वैल्यू है 6 7, इस तरह से वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो स्पार्स इंडेक्स क्या कहता है, स्पार्स इंडेक्स कहता है कि सारी की सारी वैल्यू रिकॉर्ड ना स्टोर होके यहाँ पर क्या स्टोर होते हैं हमारे, स्पार्स इंडेक्स का मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। हाँ, स्पार्स इंडेक्स होता है आपका जहां पर बेसिकली जितने भी रिकॉर्ड्स है, एक होता है की वैल्यू और एक होता है ब्लॉक, हर एक ब्लॉक्स। तो ये पहला ब्लॉक है, मान के चलो B1, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये ब्लॉक नंबर 3 है, इस तरह से ब्लॉक्स है। तो ब्लॉक का एक एक वैल्यू यहाँ पर स्टोर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू स्टोर है 1, यहाँ पर वैल्यू स्टोर है 4, यहाँ पर वैल्यू स्टोर है 6, यहाँ पर वैल्यू स्टोर है 8, यहाँ वैल्यू स्टोर है 10, यहाँ वैल्यू स्टोर है 11। कहने का मतलब है कि सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए स्पार्स इंडेक्स के अंदर। स्पार्स इंडेक्स क्या कहता है कि सारी की सारी वैल्यू स्टोर हो तो उसको बोलते हैं हम स्पार्स इंडेक्स। ठीक है, और डेंस इंडेक्स होता है सारी की सारी की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, हर एक की वैल्यू। स्पार्स इंडेक्स होता है हर एक ब्लॉक के अंदर एक वैल्यू स्टोर है, वो भी स्पार्स इंडेक्स का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, एक एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर स्टोर है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्पार्स इंडेक्स। डेंस इंडेक्स क्या कहता है, डेंस इंडेक्स कहता है जितनी भी की वैल्यू है, डजंट मैटर कि वो एक ब्लॉक में है या सभी ब्लॉक में है, तो उसको बोलते हैं हम डेंस इंडेक्स। सारी की सारी वैल्यू हमारी कहां पर होनी चाहिए, इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो A B C D इस तरह से मैचिंग हो रही है हमारी, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डेंस इंडेक्स। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ स्पार्स इंडेक्सिंग यूज करते हैं, कहने का मतलब है एक ब्लॉक के अंदर मान के चलो 10 रिकॉर्ड्स है, 1 2 अप टू 10, फिर ये 11 से स्टार्ट होगा, ये 21 से स्टार्ट होगा, ये 31 से स्टार्ट होगा, तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 स्टोर है, यहाँ पर 11 स्टोर है, यहाँ 21, यहाँ 31। जरूरी नहीं है कि हर एक ब्लॉक का पहला ही रिकॉर्ड स्टोर होगा, यहाँ पर हर एक ब्लॉक के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक वैल्यू स्टोर होगी। हम जनरली पहला ही रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करते हैं, जिससे होता क्या है कि एक ब्लॉक के अंदर 10 रिकॉर्ड है, तो 1 से स्टार्ट करें, फिर जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको सर्च करता जाए। ठीक है, तो स्पार्स इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि सारे रिकॉर्ड ना स्टोर होके कुछ कुछ रिकॉर्ड हमारे स्टोर होते हैं, तो वो होता है हमारा स्पार्स इंडेक्स। मगर डेंस इंडेक्स होता है जितनी भी की वैल्यू है किसी के अंदर भी, मेन फाइल के अंदर मान के चलो 100 वैल्यू है, 1 2 3 अप टू 100, तो इंडेक्स के अंदर भी वो सारी की सारी की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्पार्स इंडेक्स। सो बेसिकली प्राइमरी इंडेक्सिंग में हम इस तरह से यूज करते हैं कि उसके अंदर स्पार्स इंडेक्स यूज होता है हमारा। उसके बाद है नंबर ऑफ एंट्रीज। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी प्राइमरी इंडेक्सिंग के अंदर। तो नंबर ऑफ एंट्री होगी आपकी जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स है मेन फाइल के अंदर, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स है एक्वायर्ड हुए हैं इंडेक्स फाइल के अंदर, जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्वायर्ड है इन इंडेक्स फाइल बाय द मेन फाइल। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि इंडेक्स फाइल के अंदर नंबर ऑफ एंट्री हमारी कम से कम होनी चाहिए। मगर वो कम से कम कैसी होगी, मान के चलो 10,000 रिकॉर्ड थे,
उसमें हर एक ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 10 रिकॉर्ड्स। एक ब्लॉक के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हो सकते हैं हमारे? 10 रिकॉर्ड। तो कितने ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी? 10 से डिवाइड कर देंगे हम, तो टोटल कितने ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी? 1000 ब्लॉक्स की। तो 1000 ब्लॉक्स होंगे हमारे किसके अंदर? मेन फाइल के अंदर। तो नंबर ऑफ एंट्री कितनी होगी प्राइमरी इंडेक्सिंग में? 1000। और यहां पर कितनी एंट्री थी? 10,000। समझ रहे हो? ब्लॉक कितने थे? 1000। ठीक है, तो 1000 ब्लॉक थे, डेट्स वाई यहाँ पर एंट्री भी कितनी होगी? 1000 होगी। ठीक है जी। ड्यू टू शॉर्टेड फाइल इन द, यू कैन से इंडेक्स फाइल, इंडेक्स फाइल हमारी क्या है यहाँ पर? शॉर्टेड है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि यहाँ पर इंडेक्स फाइल जो है वो शॉर्टेड होती है। दैट्स वाई शॉर्टेड होने की वजह से, शॉर्टेड होने की वजह से यहाँ पर जो टाइम लगेगा हमारा, वो कितना टाइम लगेगा डियर? वो उतना ही टाइम लगेगा जितना हमारा बाइनरी सर्च में टाइम लगता है। तो बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपको पता ही होगा कि कितनी होती है हमारी। वो होती है log n बेस 2। सो log n बेस 2। तो टाइम लगेगा हमारा इंडेक्स के अंदर, इतना टाइम हमारा लगेगा सर्च करने में इंडेक्स फाइल में कि कौन सी पर्टिकुलर एंट्री हमें सर्च करनी है। तो टोटल टाइम लगेगा यहाँ पर log n बेस 2 प्लस 1। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। log n किस में लगेगा? इंडेक्स फाइल के अंदर, जिस भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें सर्च करना है। और 1 मान के चलो यहाँ पर 11 नंबर को हमें सर्च करना है, तो 11 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आउट करेगा इसको। तो एक टाइम लगेगा यहाँ पर और log n टाइम लगेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, दैट्स वाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी प्राइमरी इंडेक्सिंग में, वो होगी हमारी log n प्लस 1। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ योर प्राइमरी इंडेक्सिंग। नेक्स्ट इंडेक्सिंग है हमारी क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग हमारी क्या होती है? बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस इसमें माइनर माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हम इसमें डिजाइन करते हैं, किस तरह से हम इसको तोड़ते हैं। तो मान के चलो सेम मैं इस टाइप से ही छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जो मेन फाइल है हमारी, ये हमारी मेन फाइल। यहाँ पर ये होता है नॉन की। नॉन की के अकॉर्डिंग ये शॉर्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो ये नॉन की का मतलब क्या है कि वैल्यू रिपीट हो सकती है मगर होगी शॉर्टेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पहला ब्लॉक है, उसके बाद है दूसरा ब्लॉक इस तरह से, एंड देन ये वैल्यू हमने स्टोर की। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारी मेन फाइल और ये है हमारी, हाँ, फिर उसके बाद है हमारी ये इंडेक्स फाइल। ठीक है जी। तो इंडेक्स फाइल में हमारा क्या है? ये है हमारा नॉन की एट्रीब्यूट और ये हमारा ब्लॉक पॉइंटर। दो ही चीज होती है, ध्यान रखना आपको इंडेक्स फाइल के अंदर। एक तो होता है हमारा की एट्रीब्यूट, जिसको हम नॉन की यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, ये की भी हो सकता है, नॉन की भी हो सकता है, मगर ये ध्यान रखना यहाँ पर नॉन की नहीं होगा, हमेशा इंडेक्स फाइल के अंदर की एट्रीब्यूट होगा। और मेन फाइल आपकी नॉन की के बेस पे भी हो सकती है और की एट्रीब्यूट के बेस पे भी हो सकती है, मगर इंडेक्स फाइल हमेशा की एट्रीब्यूट के बेस पे ही आपकी डिजाइन होगी। तो यहाँ पर मान के चलो हमारे पास ये ब्लॉक्स बने हुए हैं और यहाँ भी हमारे ब्लॉक में तोड़ा होता है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से वैल्यू दी हुई है। तो ये आप देख सकते हो
ये कैसे होता है, ये 1 जो है वो पॉइंट आउट करेगा इसको, ये हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में होगा, मगर ये नॉन की है। नॉन की का मतलब क्या है, वैल्यू रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या होती है। क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग सबसे पहली चीज तो यही होती है, आपकी जो मेन फाइल होती है वो शॉर्टेड होती है। उन सम की वैल्यू आप डिफरेंस देख सकते हो, मेन फाइल जो होती है वो शॉर्टेड तो होती है, मगर बेस्ड ऑन द नॉन की एट्रीब्यूट, बेस्ड ऑन सम नॉन की एट्रीब्यूट। वो जो था पहले वाला, वो था आपका किसके ऊपर था, वो बेसिकली शॉर्टेड फाइल तो उसमें भी थी मेन फाइल, मगर वो की एट्रीब्यूट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है जी। दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ पर हम देयर विल बी, इसके अंदर क्या होता है, देयर विल बी वन एंट्री, एक ही एंट्री होगी फॉर ईच यूनिक की, फॉर ईच यूनिक वैल्यू ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट, वैल्यू ऑफ द नॉन की एट्रीब्यूट। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही एंट्री होती है, आप देख सकते हो मेन फाइल और इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ पर 112 टाइम्स आया हुआ है, मगर यहाँ पर इंडेक्स फाइल के अंदर ओनली 1 एक ही बार आया हुआ है। कहने का मतलब है एक ही एंट्री होगी इंडेक्स फाइल के अंदर, भले ही मेन फाइल में वो 100 टाइम क्यों ना आया हो, 200 टाइम क्यों ना आया हो, कितनी भी बार आया हुआ है, एक की वैल्यू एक ही बार आएगी इसके अंदर। ठीक है, so basically that is the main difference between the clustering index and the primary index. Clustering index में हमारी एक ही एंट्री होती है, वहां पर भी एक ही एंट्री होती है, मगर वहां पर यूनिक वैल्यू होती है सारे के सारे, वहां पर ब्लॉक के हिसाब से वैल्यू एंट्री करता है प्राइमरी इंडेक्सिंग में। क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग में ऐसा नहीं होता। क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग में मेन फाइल के अंदर जो भी वैल्यू डली हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू कितनी भी हो सकती है, मगर ओनली वन टाइम यहाँ इंडेक्स फाइल के अंदर आएगा। अब कैसे इसको ब्लॉक्स पॉइंट आउट करता है, जैसे कि टू जो है वो, टू जहां पर पहली बार आया है वहां पर पॉइंट आउट करेगा, थ्री जो है वो इसको पॉइंट आउट करेगा। नहीं, नहीं ये टू जो है ना हमेशा फर्स्ट रिकॉर्ड को ही पॉइंट आउट करते हैं। टू जिस भी ब्लॉक में है, जैसे कि ये फर्स्ट ब्लॉक के अंदर है, तो टू फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करेगा जिस भी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर वो है। ठीक है, फोर जो है वो किसके अंदर है, ब्लॉक नंबर सेकंड के अंदर, मगर इसके फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करेगा। फोर को पॉइंट आउट ना करके यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड को ही पॉइंट आउट होगा। ठीक है, फाइव जो है यहाँ पर पॉइंट आउट होगा, उसके बाद सिक्स भी यहीं पर पॉइंट आउट होगा, सेवन भी इसी के अंदर पॉइंट आउट होगा। ठीक है, सो ये होता है हमारा क्लस्टरिंग इंडेक्स। इसके अंदर नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें, सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस कितना लगेगा। इसके अंदर जो ब्लॉक एक्सेस लगेगा वो हमारा लगेगा सेम log n बेस 2 प्लस 1, उससे कम लगेगा। कम क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड, सॉरी ज्यादा लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर ज्यादा है। आप देख सकते हो नंबर ऑफ रिकॉर्ड, मान के चलो वन को आपको सर्च करना है और 100 टाइम है, पहले इसको सर्च करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। ठीक है ना, तो 100 टाइम है तो मतलब उसमें क्या है कि उसमें डुप्लीकेसी है, तो कुछ ना कुछ ज्यादा हो सकता है, इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, या तो इससे ज्यादा होगा या इसके इक्वल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लस्टरिंग इंडेक्स। क्लस्टरिंग इंडेक्स में न्यूमेरिकल नहीं बनता है, न्यूमेरिकल तो बेसिकली आएगा तो वो बी ट्री बी प्लस ट्री के ऊपर आएगा, अगर आ सकता है तो आपका मेन आपका क्वेश्चन इसी में बनता है। प्राइमरी इंडेक्सिंग क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग डिफरेंस कई बार पूछ लेता है। लास्ट है आपका सेकेंडरी इंडेक्सिंग। ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे वन लेवल इंडेक्सिंग है। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वन लेवल इंडेक्सिंग। तो नेक्स्ट होती है आपकी सेकेंडरी इंडेक्सिंग। ये ध्यान रखना, सेकेंडरी इंडेक्सिंग जो है इसमें भी होता क्या है, पहली चीज तो मेन फाइल शॉर्टेड होगी, और एक चीज और ध्यान रखना जो स्टूडेंट्स में जनरली डाउट्स रहते ही रहते हैं कि मेन फाइल हमारी शॉर्टेड का मतलब ये नहीं है कि मान के चलो चार एट्रीब्यूट है, आईडी, नेम, एज और लोकेशन। तो आईडी मान के चलो मैंने आईडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया, तो नेम के अकॉर्डिंग भी आप शॉर्ट करोगे। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर ए है तो यहाँ बी होगा, यहाँ सी बी भी हो सकता है। ये 14 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ 15 है,
तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से भी वैल्यू हो सकती है। मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के कोरस्पॉन्डिंग ही आप शॉर्ट करोगे। यहाँ पर 10 एट्रीब्यूट के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग शॉर्ट नहीं होगा। आपने इसके कोरस्पॉन्डिंग शॉर्ट किया है तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग नेम जो है, एज जो है, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से 2 के कोरस्पॉन्डिंग नेम एज क्या है वो आ जाएगी। डजंट मैटर कि नेम एज और लोकेशन के कोरस्पॉन्डिंग में हमें शॉर्ट करना है। We can short only one attribute and corresponding to the entry that will be present in the table. Clear? तो हम कभी भी 10 एट्रीब्यूट दे रखे 10 के 10 के corresponding नहीं करेंगे। जो भी हमें लगता है कि हाँ एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इसी के अकॉर्डिंग करना है, वो एक यूनिक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो पहली चीज इसके अंदर भी हमारा जो मेन फाइल है वो अनसॉर्टेड होता है। यहाँ पर मैंने शॉर्टेड लिख दिया है। पहली जो दोनों इंडेक्सिंग थी वो आपकी शॉर्टेड थी, मगर यहाँ पर मेन फाइल आपकी अनशॉर्टेड हो सकती है। ठीक है, दूसरा है यहाँ जो हम एक्सेस करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, इट कैन बी डन ऑन की एट्रीब्यूट, इट कैन बी डन ऑन की एट्रीब्यूट एज वेल एज नॉन की एट्रीब्यूट। अभी तक हमने दो कंसेप्ट करे थे। दोनों कंसेप्ट में हमने देखा था प्राइमरी की जो है वो आपका की एट्रीब्यूट पे है, और जो क्लस्टरिंग इंडेक्स था वो आपका किसके ऊपर था, नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी इंडेक्सिंग दोनों तरह से परफॉर्म कर सकती है। यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द इंडेक्सिंग है, जो कि की एट्रीब्यूट एज वेल एज नॉन की एट्रीब्यूट दोनों के ऊपर ये परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कि इसको हम सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी बिकॉज नॉर्मली यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम एक में एक ही उसमें इंडेक्सिंग करते हैं। यू कैन से कॉल्ड सेकेंडरी बिकॉज ऑलरेडी वन इंडेक्सिंग इज डन। मतलब इसको सेकेंडरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक लेवल पे इंडेक्सिंग इसकी हो रखी होती है। मतलब कहने का ये है कि जो इंडेक्स फाइल है उसमें इंडेक्सिंग ऑलरेडी होती है। दैट्स व्हाई इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, कि मतलब हम सेकेंडली हम इसमें परफॉर्म करेंगे इंडेक्सिंग, और ऑलरेडी एक एक जगह पे तो ये इंडेक्सिंग होती ही होती है। ठीक है, इंडेक्स फाइल के अंदर जहां पर हम इंडेक्स फाइल बनाएंगे वहां पर ऑलरेडी वन लेवल की इंडेक्सिंग परफॉर्म हो रखी होगी। फिर हम उसमें सेकेंडरी लेवल की इंडेक्सिंग परफॉर्म करेंगे, जो कि नॉन की और की एट्रीब्यूट दोनों के ऊपर किसी के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर जो टाइम लगता है, टाइम अगर इसमें देखा जाए तो वो कितना टाइम लगेगा हमारा, नंबर ऑफ, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, कि इसके अंदर कौन सी टाइप की इंडेक्सिंग यूज होती है। इसमें यूज होती है डेंस इंडेक्सिंग। डेंस का मतलब क्या था, जितनी भी की वैल्यू है वो सारी की सारी कहाँ पर होनी चाहिए, आपकी इंडेक्स फाइल के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो इंडेक्सिंग होती है इसके अंदर वो होती है आपकी डेंस इंडेक्सिंग। ठीक है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग के अंदर नंबर ऑफ जो ब्लॉक एक्सेस होंगे आपके, नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस यहाँ पर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं लॉग एन, सेम होता है बेस 2 + 1, अपर बाउंड यूज कर लेता है ये, log n अपर बाउंड बेस 2 + 1। क्यों, क्योंकि आप एक चीज समझिए, डेंस इंडेक्सिंग यहाँ पर यूज होती है। डेंस का मतलब क्या होता है कि जितनी भी की वैल्यू है मेन फाइल के अंदर, वो सारी की सारी की वैल्यू कहाँ पर होनी चाहिए आपकी, वो सारी की सारी आपकी होनी चाहिए इंडेक्स फाइल के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर ऑफ एंट्री ज्यादा होगी तो ब्लॉक एक्सेस भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर जो टोटल आपका टाइम लगता है वो थोड़ा सा
ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू द क्लस्टरिंग इंडेक्स एंड द प्राइमरी इंडेक्स, राइट? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है आपकी, एक सिंगल लेवल इंडेक्सिंग और एक होती है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो आगे हम डिस्कस करते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्या होती है। देखिए कई बार क्या होता है आपको मैं बताऊं, होता क्या है कि हमारा जब हम एक्सेस करते हैं चीजों को, ये हमने अभी देखा कि ये है हमारी मेन फाइल, ये है हम इंडेक्स फाइल जो बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि मेन फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम इंडेक्स फाइल बनाते हैं तो इंडेक्स फाइल से काम नहीं चलता। काफी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि जहां पर एक इंडेक्स फाइल हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसी को काम को डिवाइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, और भी इसकी इंडेक्स फाइल बना देते हैं। ये इंडेक्स फाइल 1 है, ये इंडेक्स फाइल 2 हो जाएगी, ये इंडेक्स फाइल 3 हो जाएगी। इस तरह से हम इंडेक्सेस को भी ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो इंडेक्सेस बना दिए हमने इस तरह से, ये जो इंडेक्सेस बना देते हैं हम, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है टाइम तो बच टाइम तो हमारा थोड़ा सा कम लगता है, टाइम लेस लगता है एज कम्पेयर टू द मेन फाइल, बट इंसर्शन एंड डिलीशन इंसर्शन एंड डिलीशन ये दोनों की दोनों हमारी अप हो जाती है। इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों की दोनों हमारी टफ हो जाती है। टफ कैसे हो जाती है कि अगर मान के चलो आपको इंसर्ट करना है, तो पहले इंडेक्स फाइल 1 को सर्च करूंगा, फिर 2 को सर्च करूंगा, फिर 3 को सर्च करूंगी, ठीक है? तो इंसर्शन डिलीशन हमारी टिपिकल हो जाती है एज कम्पेयर टू द सिंगल लेवल इंडेक्सिंग। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि मल्टी लेवल इंडेक्सिंग ना यूज करके हम इसको ट्री स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। पूरे को हम ट्री स्ट्रक्चर में ब्रेक कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम बी ट्री एंड बी प्लस ट्री, ठीक है? तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं बी ट्री। बी ट्री क्या होता है? बी ट्री होता है आपका, ये एक डायनेमिक मल्टी लेवल इंडेक्सिंग है। सबसे पहले तो डायनेमिक क्यों है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द की वैल्यू। वैल्यू हमारी आती जाएगी और वैल्यू हम इंसर्ट करते जाएंगे। तो बी ट्री बेसिकली ये होती है हमारी डायनेमिक मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो होता क्या है, देखिए बी ट्री जो है वो एक बैलेंस ट्री है। आपने पढ़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब होता है जहां पर जो नोड्स हैं उसकी जो हाइट और लेवल्स है वो बैलेंस्ड है। उसमें ऐसा नहीं है कि अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चर है और उसमें आप बी ट्री परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है? जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं आपको यहाँ पर, इस टाइप से ये जो है अनबैलेंस्ड का एग्जांपल है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर इस लेवल पे तो ये नोड है, इसके फर्दर चाइल्ड नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ पर इसको हम इस तरह से बना देते हैं तो ये बैलेंस है, ठीक है? तो ये होता है आपका अनबैलेंस्ड, ये होता है आपका बैलेंस। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली बी ट्री का बेनिफिट क्या है। पहली चीज तो आप ध्यान रखना, ये बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बीएसटी का मतलब क्या है, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है? और बीएसटी होता क्या था, मान के चलो यहाँ पर कोई वैल्यू है 20, तो इसके लेफ्ट में जितने भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी लेस देन 20, और राइट में जो होगी वो मोर देन 20, ठीक है? तो ये होता है आपका बीएसटी। बीएसटी की प्रॉपर्टी को ये फुलफिल करता है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर नोड है। बी ट्री हम किस लिए यूज करते हैं, यूज करने के लिए हम एवीएल ट्री भी यूज कर सकते थे, मगर एवीएल के अंदर एक पर्टिकुलर नोड पे एक ही वैल्यू को हम स्टोर कर पाते थे। मगर बी ट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एक पर्टिकुलर नोड पे आप नंबर ऑफ की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। नंबर ऑफ की वैल्यू,
नंबर ऑफ की वैल्यू इन दैट एक पर्टिकुलर नोड पे, नंबर ऑफ की वैल्यू इन ए सिंगल नोड। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ की वैल्यू जब कभी भी एक पर्टिकुलर नोड पे स्टोर करनी है तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा टाइम कम लगता है हमारा बी ट्री के अंदर। तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको दे रखे हैं, इसको ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर किसको बोलते हैं हम, पी को। ऑर्डर बोलते हैं पी को। और इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर नोड। नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्डर होता है आपका पी, ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी। इसका मीनिंग होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए गिव इन ए नोड। ठीक है, जिसको हम पी को रिप्रेजेंट करते हैं बीपी से। बीपी का मतलब क्या है, ब्लॉक पॉइंटर। ठीक है, तो ऑर्डर को हम ब्लॉक पॉइंटर भी बोल देते हैं। ये बेसिकली टर्म्स है जो कि यूज होती है कई बार कंसेप्ट में। ठीक है, तो आपको आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर का मतलब ही ब्लॉक पॉइंटर होता है, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, बीपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मीनिंग होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए पर्टिकुलर नोड। ठीक है जी। अब लेट अस सपोज पी की वैल्यू है 4, पी की वैल्यू है 4, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक पर्टिकुलर नोड पे कितने हो सकते हैं, 4। तो एक पर्टिकुलर नोड है, मान के चलो ये है हमारा चाइल्ड 1, ये यहाँ पर हमने बना दिया, ये C2 हो गया चाइल्ड 2, ये थर्ड चाइल्ड हो गया। मतलब कितने इसके पॉइंटर्स होंगे, और ऑब्वियस सी बात है कितने पॉइंटर्स हैं यहाँ पर, ऑर्डर जो जो होता है वो आपका पॉइंटर को डिफाइन करता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर्स कितने हैं, 4। और नंबर ऑफ की वैल्यू कितनी होती है, की वैल्यू का मतलब होता है उसके अंदर कितनी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। नंबर ऑफ कीज कितनी होगी, वो होगी आपकी P-1। आप ऑब्वियसली आप बात समझ सकते हो, एक पर्टिकुलर नोड पे कितने चाइल्ड हैं, यहाँ पर 4। की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कितनी हो सकती है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये जो स्पेस होता है आपका वो होता है की वैल्यू के लिए। ठीक है जी, जिसको हम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं RP से, रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर भी बोला जाता है की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितनी की वैल्यू होगी, 3 की वैल्यू होगी। और कितने यहाँ पर एज्यूम किया हमने, ऑर्डर एज्यूम किया है 4, जिसको हम ब्लॉक पॉइंटर भी बोल देते हैं। तो एक छोटा सा समरी सी है कि चिल्ड्रन कितने होंगे, अगर हम देखें चिल्ड्रन कितने होंगे, रूट और इंटरमीडिएट नोड। ठीक है, तो चिल्ड्रन हमारे मैक्सिमम, रूट की वैल्यू अगर यहाँ पर बता रहा है कितने चिल्ड्रन मैक्सिमम हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा पी। यहाँ इंटरमीडिएट, आपको पता ही होगा रूट नोड कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट नोड कौन से होते हैं। और मिनिमम चिल्ड्रन कितने होंगे, 2, और यहाँ पर होंगे P/2। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमारे इसके कितने होंगे, वो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। कैसे, वो आपका डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर बताई, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, रूट नोड कौन से होते हैं, रूट नोड दैट इज द वेरी फर्स्ट नोड जो आपके होते हैं हमारे। वेरी फर्स्ट नोड जो ट्री का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है वो होता है रूट नोड। ठीक है, उसके मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, वो उतने हो सकते हैं जितने नंबर ऑफ ऑर्डर आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ही यही होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर्टिकुलर नोड के। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे कितने हो सकते हैं रूट के, वो हो सकते हैं आपके P। क्लियर। और उसके बाद मैंने आपको बताया रूट के मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, आपको भी पता है एक की वैल्यू है। मान के चलो ये बी ट्री एक फैसिलिटी देता है, नंबर ऑफ की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ज्यादा ही रखनी है।
एटमोस्ट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो होता है आपका पी की वैल्यू। मान के चलो पी की वैल्यू ही 2 दे रखी है, तो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, एक तो लेफ्ट पार्ट होगा रूट का और एक राइट पार्ट होगा, तो मिनिमम कितने होंगे आपके 2। ठीक है डियर, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इसको डिफाइन अगर हमें करना है तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा होता है इंटरमीडिएट नोड। इंटरमीडिएट नोड क्या होता है आपका, जो बीच के नोड होते हैं आपके, ठीक है, बीच के नोड जो होते हैं उसको इंटरमीडिएट नोड बोलते हैं, या बी ट्री के अंदर लीफ नोड को भी इंटरमीडिएट नोड बोला जाता है बी ट्री के अंदर। ठीक है, वैसे जनरली नहीं बोलते हैं, एक बी प्लस ट्री होती है, उसको भी हम देखेंगे कि क्या मीनिंग मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इंटरमीडिएट नोड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इंटरमीडिएट नोड कौन से होंगे, जो बीच वाले नोड है, तो बीच वाले नोड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, आप खुद सोचो, वो उतने ही होंगे जितने उसमें वो दिए हुए हैं, हमारे पी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, तो उतने ही हमारे मैक्सिमम हो सकते हैं। और मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम आप देखिए, मान के चलो पी की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है, यहाँ पर पी की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 डिवाइड बाई 2, 2 आ गया अपर वैल्यू, अपर 2 की अपर वैल्यू 2 ही तो होगी। ठीक है, तो मिनिमम कितने होंगे 2। मान के चलो पी की वैल्यू दे रखी है 5, पी इज द 5, तो पी की वैल्यू अगर 5 दे रखी है तो उस केस में कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 डिवाइड बाई 2, 2.5। ठीक है, तो उस केस में वैल्यू आप कुछ समझदार हो, 2.5 का अपर बाउंड क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं बी ट्री के अंदर, कि ऐसे ऐसे हम डिफाइन करके इसको समझ सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ये बनता जाएगा। ठीक है डियर, तो ये एक तरीका है हमारा जो कि हम डिजाइन करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। अभी हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है डियर, देखिए यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट है इसमें जब हम इसको समझेंगे सॉरी, देखिए मान के चलिए आपको इंसर्ट करना है, एक वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू दे रखी है, आपको एक एम्प्टी बीट्री दे रखी है और उसमें डिफाइन कर रखा है कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर डिफाइन है 4, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्डर 4 है तो की वैल्यू कितनी होगी, अभी मैंने बताया था p-1, दैट इज द 4-1 इज 3। ठीक है, ये हमारी की वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम की अभी हमने देखा था कितनी हो सकती है, वो ऑर्डर था बेसिकली। इसी तरह से मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है, इतनी ही होगी p-1, और मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम की वैल्यू होगी आपकी p/2-1, और p की वैल्यू है 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2, 2-1, मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी 1। ध्यान रखना कंफ्यूज ना होना, वो जो मिनिमम और मैक्सिमम हमने पिछले वाले में देखा था वो ऑर्डर था, अब हम देख रहे हैं की वैल्यू। ठीक है डियर, सो बेसिकली अब मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि एक जो स्ट्रक्चर होता है आपका बी ट्री का एक पर्टिकुलर नोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ये हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। देखिए पहला ब्लॉक पॉइंटर होगा ये बीपी, बीपी इज द ब्लॉक पॉइंटर, उसके बाद यहाँ पर की वैल्यू स्टोर होगी, की वैल्यू मान के चलो K1 है। ठीक है, और उसके साथ रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, रिकॉर्ड पॉइंटर वो होगा जो कि मेन फाइल को पॉइंट आउट करता होगा। तो एक पर्टिकुलर नोड पे 3 चीज जरूर होती है, एक ब्लॉक पॉइंटर मतलब चिल्ड्रन को जो रिप्रेजेंट करता है, की वैल्यू मतलब डाटा वैल्यू, रिकॉर्ड पॉइंटर जो कि मेन फाइल को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से अगला भी ब्लॉक पॉइंटर होगा BP-1, मान के चलो ये, फिर की वैल्यू होगी के मान के चलिए यहाँ पर K2, रिकॉर्ड पॉइंटर 2, इस तरह से ये डिफाइन होता है। फिर ब्लॉक पॉइंटर आएगा इस तरह से, फिर ये डिफाइन होगा। ठीक है डियर, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर नोड को बी ट्री के अंदर।
तो अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, तो कैसे इंसर्ट करेंगे देखिए, यहाँ पर ऑर्डर की वैल्यू है 4, मतलब सबसे पहले हमारा क्या इंसर्ट होगा, 1 आया, इंसर्ट हो गया, 2 आया, इंसर्ट हो गया। टोटल कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 3 वैल्यू स्टोर हो सकती है। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी स्टोर हो सकती है, ऑर्डर हमारा 4 दे रखा है, तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी स्टोर होगी, 3। 1 2 3 हमने स्टोर कर दिया। उसके बाद जैसे ही 4 आया, 4 तो स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, 3। 4 मतलब ये फोर्थ वैल्यू है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का तरीका क्या है, इसको स्प्लिट कर देंगे, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। अगर स्प्लिट करेंगे तो एक सक्सेशन नोड चला जाता है, तो 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये पर्टिकुलर ये नोड बन जाएगा हमारा 2, और यहाँ से हट जाएगा। तो इसको अगर हम देखें, ये इसको पॉइंट आउट करेगा और ये इसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, इस तरह से ट्री बनती जाएगी, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर नोड है उसका लेफ्ट पार्ट होगा, राइट पार्ट होगा, हमेशा बैलेंस्ड होगा। ठीक है जी। फिर आया 5। 5 हमेशा ये बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कंपेयर होगा 2 से, 5 कहाँ जाएगा, राइट साइड में। 3 से कंपेयर हुआ, ग्रेटर है तो राइट साइड में। 4 से कंपेयर हुआ, ग्रेटर है तो राइट साइड में। 5 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। एक नोड में मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 6 आया तो यहाँ पर स्टोर होगा, मगर ये 4 वैल्यू हो गई, ब्रेक होगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से हम ये बनाते जाएंगे, यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, ये इसको पॉइंट आउट करेगा और इसका राइट पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ऊपर चला गया। फिर आया 7, 7 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। 8 आते ही यहाँ जैसे ही इंसर्ट किया तो प्रॉब्लम आ गई, फिर यहाँ से ये प्रमोट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और ये 5 इसका लेफ्ट पार्ट बन जाएगा। बेसिकली ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका 2 4 5 ऊपर आ गया, 2 के लेफ्ट में क्या था, 1, 2 के राइट में क्या है आपका 3, 4 के राइट में क्या बन जाएगा, 6 ऊपर आएगा, ये 6 ऊपर जा रहा है, 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे स्ट्रक्चर को। उसके बाद है यहाँ पर 5 आ गया, और इसका राइट पार्ट क्या हो जाएगा, 7 एंड 8। तो दिस इज ऑल अबाउट द बी ट्री इंसर्शन। ये हो जाएगा हमारा बी ट्री। आप देख सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं कर रही, और नीचे वाले जो भी नोड है वो सारे के सारे एक लेवल पे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा इंसर्शन इन बी ट्री। इस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आता है, गेट में काफी बार आया हुआ है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए बी ट्री with key size 10 bytes, block size 512 bytes, data pointer is of, गेट का क्वेश्चन लिया है मैंने ये, डाटा पॉइंटर is of size 8 bytes and block pointer is 5 bytes. Find the order of bit. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पर क्या क्या डाटा दिया हुआ है। यहाँ डाटा दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो बी ट्री में की साइज दिया हुआ है हमारा
10 बाइट्स, ब्लॉक साइज दिया हुआ है 512 बाइट्स, डाटा पॉइंटर का साइज दिया हुआ है 8 बाइट्स, ठीक है। ब्लॉक पॉइंटर दिया हुआ है हमारा 5 बाइट्स, ठीक है, सारे के सारे बाइट्स में है। बी ट्री हमें गिवन है, तो इसने कहा है कि आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है बी ट्री का, ठीक है जी। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा था ऑर्डर क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए पर्टिकुलर नोड, वो होता है हमारा ऑर्डर, राइट। तो ऑर्डर हमें निकालने के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन हमारी गिवन है जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें नोड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। आप कोई भी पर्टिकुलर नोड है, सबसे पहले ब्लॉक पॉइंटर होगा, ब्लॉक पॉइंटर के बाद ये जो पॉइंट आउट करता है नीचे, ठीक है, उसके बाद की वैल्यू होगी, ठीक है, उसके साथ होगा डाटा पॉइंटर, डाटा पॉइंटर कह लो या रिकॉर्ड पॉइंटर कह लो, एक ही बात है, ठीक है जी। ये होता है हमारा, फिर उसके बाद ब्लॉक पॉइंटर सेकंड होता है, जो पॉइंट आउट करता है नेक्स्ट नीचे वाले नोड को, फिर की वैल्यू होती है आपकी, और उसके बाद फिर डाटा पॉइंटर, इस तरह चलता रहता है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर नोड को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। अब देखिए हमें निकालना है ऑर्डर। ऑर्डर हम मान के चलते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑर्डर हमें गिवन होता है, नहीं गिवन होता तो हमें निकालना होता है, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं टोटल। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है बेस पॉइंटर। मैक्सिमम कितने बेस पॉइंटर होंगे, वो उतने ही बेस पॉइंटर होंगे जितना उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस पॉइंटर मैं कह सकता हूँ क्या, फॉर्मूला जो बनेगा एन, एन इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, और इनटू में बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर क्या है हमारे, ये होता है ऑर्डर डिफाइन करते हैं। बेस पॉइंटर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर नोड, ठीक है। ऑर्डर हमें निकालना है, मगर यहाँ पर पहले जो ऑर्डर गिवन होता था, ऑर्डर का मतलब क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो बेस पॉइंट, सॉरी, ब्लॉक पॉइंटर जो दे रखा है हमें, ब्लॉक पॉइंटर कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, कि पूरे नोड के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं हम। तो नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, एन होंगे, एज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एन इंटू ब्लॉक पॉइंटर होंगे, प्लस की वैल्यू कितनी होगी, अगर एन ऑर्डर है, ऑर्डर हम क्या मान रहे हैं, एन, ठीक है, तो कितनी की वैल्यू होगी, एन माइनस वन की वैल्यू होगी। अभी हमने देखा था ऑर्डर 4 था, तो की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, मैक्सिमम की वैल्यू, ठीक है, इनटू में की, प्लस, देखिए ब्लॉक पॉइंटर होता है, की होती है, और डाटा पॉइंटर होते हैं। डाटा पॉइंटर भी कितने होंगे, जितनी की वैल्यू होगी, एन माइनस वन इंटू डाटा पॉइंटर। ये किससे लेस होगा, ये लेस होगा आपका जो ब्लॉक का साइज है। ब्लॉक का साइज क्या है, ये पूरा एक ब्लॉक दे रखा है, इसका जो साइज होगा उससे कम ही तो होगा इसकी वैल्यू, नहीं तो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो ब्लॉक साइज से कम हो या इसके इक्वल हो, ठीक, तो सारी वैल्यू आपको गिवन है। दिस इज द फॉर्मूला जो हमारा बन गया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यू को पुट अप करते जाएंगे, एंड देन फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा मैं बता देता हूँ, एन इज द ऑर्डर, एंड टोटल ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, जितने ऑर्डर होते हैं, एन इंटू ब्लॉक पॉइंटर हो गया, प्लस की वैल्यू कितनी होती है हमारी, एन माइनस वन होती है। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, ऑर्डर हमारा अगर एन है तो नंबर ऑफ की वैल्यू कितनी है, एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू की वैल्यू, प्लस उतनी ही आपके डाटा पॉइंटर या रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं, ठीक है, तो वो कितने होंगे, एन माइनस वन इंटू डाटा पॉइंटर। पूरा का पूरा किसको डिफाइन कर रहा है, ब्लॉक को। तो ब्लॉक का साइज हमेशा इससे ग्रेटर होगा या इसके इक्वल होगा, ठीक है डियर। तो इस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, हम सारी वैल्यू को पुट अप करते जाएंगे। देखिए
एन क्या है निकालना है हमें, तो ऑर्डर तो हमें निकालना है ना, एन इनटू में ब्लॉक पॉइंटर का साइज क्या दे रखा है, ब्लॉक पॉइंटर का साइज ये दे रखा है हमें 5 आ जाएगा, प्लस n-1 एज इट इज की वैल्यू, n-1 कॉमन ले रहा हूं मैं दोनों में से, ठीक है। तो क्या रह गया, की वैल्यू का साइज, की वैल्यू का साइज है 10 प्लस डाटा पॉइंटर का साइज कितना दे रखा है 8, लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज हमें कितना दे रखा है 512, ठीक है। तो निकाल लीजिए 5n प्लस 18n माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 512, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5n और 18n 23n, 18 यहाँ चला जाएगा, लेस देन इक्वल टू 512 प्लस 18 आ गया, ये आ जाएगा आपका 23n लेस देन इक्वल टू 530। तो बेसिकली n की वैल्यू आ जाएगी आपकी लेस देन इक्वल टू 530 डिवाइड बाय 23। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी समथिंग समथिंग इज इक्वल टू 23.04। ये क्या वैल्यू आ गई फाइनली, n इज लेस देन इक्वल टू 23.04। तो n की वैल्यू क्या होगी, इससे कम ही होगी ना, तो n की वैल्यू हम कह सकते हैं n इज द दैट इज द ऑर्डर, ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। 23 इज लेस देन इक्वल टू 23.04, दैट इज फाइन, ठीक है। तो ये हमारी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यही क्वेश्चन आपका गेट में आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन आपका गेट में आया हुआ है, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 23, n इज व्हाट दैट इज द ऑर्डर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इसकी की वैल्यू कितनी होगी, की वैल्यू कितनी होगी, ये कम होती है इससे, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो सकती है एक पर्टिकुलर नोड पे 22। आपसे ये पूछ ले कि एक पर्टिकुलर नोड की वैल्यू आपकी, मान के चलो ऑर्डर है 23, तो जो रूट नोड है, रूट नोड में वैल्यू कितनी होगी आपकी, रूट नोड की मिनिमम चिल्ड्रन वैल्यू कितनी होगी, वो होगी आपकी, ऑर्डर तो है 23 कोमा, ये तो हो गया मैक्सिमम, मिनिमम कितनी होगी रूट की, तो आपको पता ही है ये तो पी की वैल्यू हो गई, और मिनिमम तो होती है आपकी 2। इसी तरह से इंटरमीडिएट नोड की पूछ लो, इंटरमीडिएट नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, तो मैक्सिमम अभी देखा ना हमने, और मिनिमम कितनी होगी p/2, पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था टोटल वैल्यू कितनी थी मिनिमम में, वो थी हमारी p/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 23 डिवाइड बाई 2 दैट इज 11.5, अपर बाउंड क्या हो जाएगा इसका 12। तो एक ही ऑर्डर से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है आपको, ठीक है डियर। तो इस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो उसमें बी ट्री के अंदर हम कैसे ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं, की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमारा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है डियर। नेक्स्ट है आपका बी ट्री के अंदर यही वाले क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है आपका B+3। बेसिकली B+3 को समझने के लिए आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए बी ट्री और B+3 में, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है B+3। इसमें आपको अगर डिफरेंस समझ में आ गया स्ट्रक्चर का, तो आप आराम से बहुत इजीली आप B+3 को समझ सकते हो। अभी देखो हमने बी ट्री देखा था, तो एक होता है B+3, इसका जो नोड का स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो हमें देखना है यहाँ पर, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ कैसे हम इसको चीज़ों को अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर
यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अभी हमने देखा था बी ट्री के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी पर्टिकुलर नोड का, वो क्या होता है, ये पॉइंटर है हमारा, ठीक है, ये बेस पॉइंटर हम बोलते हैं बीपी। उसके बाद ये वैल्यू होती है हमारी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल K1। उसके बाद रिकॉर्ड वैल्यू होती है मान के चलो R1। फिर नेक्स्ट बेस पॉइंटर होगा बेस पॉइंटर 2। फिर हमारे की वैल्यू होती है K2 R2। इस तरह से वैल्यू स्टोर होती जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसमें बी ट्री के अंदर चाहे आप लीफ नोड भी है ना, लीफ नोड में भी पॉइंटर जो होंगे वो नल होंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वो तो बेसिकली लीफ नोड है, उसके फर्दर चाइल्ड नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होते, मगर स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। स्ट्रक्चर में जो उसके चाइल्ड नोड होंगे वो नल से डिफाइन हो जाएंगे। स्ट्रक्चर मतलब उसका बिल्कुल एज इट इज वही रहेगा जो आपका रूट के लिए है, जो आपका इंटरमीडिएट के लिए है। बी ट्री के अंदर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, मतलब हर एक नोड पे बेस पॉइंटर भी होगा, हर एक नोड पे की वैल्यू भी होगी, और हर एक नोड पे रिकॉर्ड वैल्यू भी होगी। वो होता है आपका बी ट्री। बी प्लस ट्री में ऐसा नहीं होता। बी प्लस ट्री में एक होता है नॉन रूट, नॉन लीफ नोड, और एक होता है लीफ नोड। दोनों में डिफरेंस है। लीफ नोड का स्ट्रक्चर अलग होता है और नॉन लीफ का अलग होता है। वो क्या होता है आपका, जिसको नॉन लीफ का मतलब है इंटरनल नोड, वो क्या होता है आपका, इसके अंदर जो नोड्स होते हैं उसमें बेस पॉइंटर होता है, सॉरी ब्लॉक पॉइंटर होता है, और की वैल्यू होती है। फिर ब्लॉक पॉइंटर होगा, फिर की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ब्लॉक पॉइंटर ये किसी पर्टिकुलर नोड को पॉइंट आउट करेगा, इस तरह से नोड बनते जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है इसमें रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होते नॉन लीफ के अंदर। नॉन लीफ के अंदर जो रिकॉर्ड वैल्यू है, रिकॉर्ड वैल्यू मतलब डाटा वैल्यू, डाटा वैल्यू आपकी नॉन लीफ नोड के अंदर नहीं होती इन केस ऑफ बी प्लस ट्री। बट इन केस ऑफ बी ट्री, बी ट्री में कोई भी नोड है उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बी प्लस ट्री में नॉन लीफ नोड का जो स्ट्रक्चर है वो लीफ नोड के स्ट्रक्चर से अलग होता है। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कहने का मतलब यहाँ पर नॉन लीफ नोड में ब्लॉक पॉइंटर होंगे और की वैल्यू होगी, रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होंगे। लीफ नोड के अंदर होगा आपका क्या, यहाँ पर हम स्टोर करते हैं की वैल्यू और डाटा पॉइंटर या रिकॉर्ड पॉइंटर। की वैल्यू होगी मान के चलो दिस वन, फिर डाटा पॉइंटर होगा। यहाँ पर ब्लॉक पॉइंटर नहीं होता लास्ट वाले में। इसी तरह से यहाँ पर है K2 डाटा पॉइंटर, तो ये इसको पॉइंट आउट करेगा, ये ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर, इंफॉर्मेशन भी जो लीफ नोड की है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं नीचे वाले। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसमें यहाँ पर ये नोड होगा, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, लीफ टू लीफ आप नहीं जा सकते इन केस ऑफ बी ट्री। मगर बी प्लस ट्री के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीफ में स्टोर होती है, डाटा पॉइंट है। इसीलिए तो यहाँ पर की वैल्यू यहाँ नहीं मिली तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं मिली तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। लीफ में ही सर्च करेगा ये, नॉन लीफ पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो बी प्लस ट्री में आपकी जो वैल्यू होती है, मैं डिफरेंस थोड़ा सा लिख देता हूँ। बी ट्री एंड द बी प्लस, जो यहाँ पर बी ट्री है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है आपकी, जो डाटा स्टोर होता है, मतलब डाटा इज स्टोर्ड इन लीफ एज वेल एज इंटरनल नोड। ये अभी हमने देखा और आपने डिफरेंस समझ लिया तो कुछ भी नहीं रह जाता। इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो लीफ में ही होता है। डाटा इज स्टोर्ड ओनली इन लीफ नोड, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, जो सर्चिंग है, आप कुछ समझिए, इसको पूरे को सर्च करना होगा, इंटरनल नोड में भी और लीफ नोड में भी। तो सर्चिंग इसकी
स्लो होगी या फास्ट होगी? सर्चिंग स्लो होगी। क्यों? क्योंकि लीफ को में भी सर्च करेगा ये और उसके अंदर भी सर्च करेगा, इंटरनल नोड के अंदर। एंड जो डिलीशन है, सर्चिंग इज स्लोअर एंड डिलीशन एज कंपेरिजन में बता रहा हूँ। डिलीशन जो होता है हमारा इसके अंदर, वो डिलीट अगर हम कर देंगे तो वो दिक्कत करेगा। तो डिलीशन जो है वो टिपिकल होती है, डिफिकल्ट होती है। पर यहाँ पर सारे के सारी वैल्यू हमारी कहाँ पर होती है? लीफ में। तो सर्चिंग हमारी फास्ट होगी एज कंपेयर टू बी ट्री। ठीक है। एंड डिलीशन जो है वो इजी हो जाएगा। डिलीशन भी हमारा क्या होगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली लीफ नोड से कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ समझदार हो कि वहां पर की वैल्यू ऊपर वाली जो है, मान के चलो रूट वैल्यू है 20, 20 यहाँ पर भी होगा और लीफ में भी होगा। तो यहाँ पर डुप्लीकेसी होती है हमारी। डुप्लीकेसी मतलब रिडंडेंट वैल्यू हो सकती है। रिडंडेंट की हो सकती है, कीज में प्रेजेंट। और यहाँ पर रिडंडेंट वैल्यू नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। नो रिडंडेंट। सर्च प्रेजेंट। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पॉइंटर होते हैं, जैसे कि हमने देखा था, लिंक होते हैं टुगेदर लाइक लिंक लिस्ट। और यहाँ पर लिंक लिस्ट नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पर लीफ नोड जो होते हैं, लीफ नोड्स नॉट लिंक टुगेदर। यहाँ पर क्या होता है? आपके लिंक्ड होते हैं। अभी हमने देखा था नीचे, हर एक नोड जो है दूसरे नोड से लिंक होता है। लीफ नोड लिंक टुगेदर लाइक लिंक लिस्ट, जैसे लिंक लिस्ट में होता है आपका। ठीक है। ये होता है आपका बी ट्री एंड बी प्लस ट्री, जो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बी ट्री कैसे आपका बनता है और बी प्लस ट्री कैसे बनता है। ठीक है कांक्षा, समझ में आ गया आपको? सर एक बार रिटर्नेट वाला पॉइंट बता दीजिए। हाँ देखिए, बी प्लस ट्री में डियर क्या होता है, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये जो की वैल्यू है K1, जैसे कि नॉन लीफ नोड है, नॉन लीफ नोड में ब्लॉक पॉइंटर होते हैं और की वैल्यू होती है। तो की वैल्यू आपकी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 वैल्यू है, यहाँ पर है 30। यहाँ ये जो 20 है, इसके लेफ्ट पार्ट में, यहाँ इस लेफ्ट पार्ट में क्या होगा? इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। मान के चलो ये 10 है, ये 15 है। यहाँ राइट पार्ट में ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, जो ऊपर की वैल्यू है वो आपके राइट पार्ट में भी होगी। ये बी प्लस ट्री के अंदर रिडंडेंसी होती है। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू, जैसे कि ये वाली है, ये मान के चलो लीफ नोड है। ठीक है जी, लीफ नोड है, मान के चलो ये वैल्यू है 4, ये है 5। राइट में क्या होगा? 10 तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ और वैल्यू होगी, मान के चलो 12। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 15 तो होगा ही होगा, यहाँ पर कुछ और वैल्यू और होगी, मान के चलो 18। ठीक है। तो हमें ऊपर नहीं जाना है, हमें जो ये वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसी में सारी की वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर थी। ये राइट वाली वैल्यू हमारी राइट साइड में आती रहती है। ठीक है, समझ में आया? मगर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो एक वैल्यू है वो एक बार होती है। मान के चलो यहाँ 20 है, इसके लेफ्ट में यहाँ पर वैल्यू होगी 15, यहाँ पर वैल्यू होगी इससे बड़ी, रिपीट नहीं होगी। मतलब 20 जो है यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको मैनेज ही नहीं करना, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, ये लिंक लिस्ट की तरह पॉइंटर बने होते हैं।
ठीक है, जिससे होता क्या है, सर्चिंग हमारी इजी हो जाती है। यहाँ पर हमें सर्चिंग टफ हो जाती है। अगर सर्चिंग हमारी, अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ कॉपी करके यहाँ नहीं डालेंगे और ये वैल्यू यहाँ नहीं आएगी, तो सर्चिंग तो हमारी टफ हो जाएगी। फिर फायदा क्या हुआ बी प्लस ट्री का? ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें तो प्रॉब्लम होगी। तो डुप्लीकेसी तो होती है मगर सर्चिंग इजी है। बेनिफिट भी है, लॉस भी है, दोनों है। ओके। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर, आज को तो ठीक है। ठीक है, तो यही टॉपिक आपका बचा हुआ था, बी ट्री, बी प्लस ट्री, इंडेक्सिंग, टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, ये सारे मैंने कवर कर दिए हैं। तो बार बार कल भी मैंने वेट किया था, कल कोई स्टूडेंट आया नहीं था, इसलिए फिर मैंने, शायद आप लोगों की डाटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी या यस सर, आई थिंक कोई और सब्जेक्ट चल रहा था आपका? डीएस ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने आज रख लिया। चलिए, होप सो सही से आपको, आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डीबीएमएस, जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। और जितने भी टॉपिक थे हमारे सिलेबस में मेंशन थे, सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, ओके सर, चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम। थैंक यू सर। ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर।